नमस्ते बच्चों, वेलकम बैक। तो आज फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हैं। तो आज हम कुछ क्वेश्चंस कवर करेंगे और उससे पहले कई बच्चों ने कांटेक्ट किया था लास्ट वीडियो के आधार पर कि उनको थोड़ा सा डाउट था कि नल मैट्रिक्स, नल स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी कि कोई मैट्रिक्स स्क्वायर है और नल मैट्रिक्स है, तो बच्चों को ये कन्फ्यूजन था, दुविधा थी कि मैंने लास्ट वीडियो में क्लियर कहा था कि ये मैट्रिक्स डायगोनल है। तो कईयों ने कांटेक्ट किया और ये पूछा, उनको कन्फ्यूजन रहा कि हाउ दिस इज डायगोनल मैट्रिक्स। तो बच्चों देखो, सिंपल सी बात है, आप मेरी मत सुनो, आप डेफिनेशन की सुनो। डेफिनेशन क्या है डायगोनल मैट्रिक्स की? अ स्क्वायर मैट्रिक्स हैविंग नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, दैट्स इट, बस बात खत्म। तो उस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स। तो सीधी सी बात है, कोई भी ऐसी मैट्रिक्स जो इन दो शर्तों को पूरा कर देगी, मींस कौन सी शर्त? स्क्वायर होगी और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे? जीरो। तो उस मैट्रिक्स को हमें डायगोनल मैट्रिक्स कहने में कोई भी हेजिटेशन नहीं होगी। उस डेफिनेशन के अंदर आप लोग नोट करें कि डायगोनल के बारे में कोई कमेंट नहीं किया गया है। इज दैट क्लियर? तो दो शर्तें हैं। पहली शर्त क्या है? स्क्वायर होगी, यस है। ऑर्डर कितना है? 3x3। क्या नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो हैं? यस, वो भी हैं। तो बच्चों इसमें कोई शक नहीं है कि ये मैट्रिक्स डायगोनल नहीं होगी। दिस इज 100% डायगोनल मैट्रिक्स, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब कईयों को ये लगता है कि ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं इनमें से किसी एक का या दो का या सभी का नॉन जीरो होना जरूरी है। दिस इज नॉट मैंडेटरी, दैट एलिमेंट मे और मे नॉट बी जीरो। ये जीरो हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, बिकॉज इन द डेफिनेशन डायगोनल एलिमेंट्स के बारे में कोई टिप्पणी नहीं की गई है। केवल स्क्वायर होना जरूरी है और नॉन डायगोनल का जीरो होना जरूरी है। तो फिर बात थोड़ी सी आगे बढ़ी, बोले जी फिर क्या ये स्केलर है? यस, दिस इज ऑल्सो स्केलर। क्यों? स्केलर में भी तीन शर्तें हैं। पहली शर्त क्या है? स्क्वायर यस है, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो हैं और डायगोनल कुछ भी हों पर क्या होंगे? सेम होंगे। तो उसको हम क्या कहेंगे? स्केलर मैट्रिक्स। मीन्स डायगोनल कुछ भी होंगे लेकिन होंगे क्या? सेम। तो उसे हम क्या कहेंगे? स्केलर। तो बच्चों दिस इज स्केलर मैट्रिक्स ऑल्सो। इज दैट क्लियर? और आगे बढ़ते हैं, ट्राइंगुलर के बारे में क्या ख्याल है? तो मैं आपसे पूछूं कि क्या ये लोअर ट्राइंगुलर है? यस, दिस इज लोअर ट्राइंगुलर। मैथ का एक रूल है कि जो डेफिनेशन बताई गई है और डेफिनेशन के अंदर जो शर्तें बताई गई हैं, तो जो मैट्रिक्स जिन शर्तों को, उन शर्तों को अगर पूरा कर देगा तो उस मैट्रिक्स को वो नाम देने में कोई हेजिटेशन, कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। तो जैसे कि ट्राइंगुलर मैट्रिक्स क्या है? लोअर ट्राइंगुलर की डेफिनेशन स्क्वायर होनी चाहिए, डायगोनल से ऊपर के सभी एलिमेंट्स जीरो होने चाहिए, दैट्स इट, बस इतना सा है। तो इस मैट्रिक्स को लोअर ट्राइंगुलर कहने में भी आप लोगों को कोई हेजिटेशन नहीं होगी। आई मीन टू से दैट कि स्क्वायर है, डायगोनल से ऊपर के सभी एलिमेंट्स जीरो हैं, तो ऑब्वियस सी बात है दिस इज कॉल्ड लोअर ट्राइंगुलर। समझ गए होगे अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं? कि ये अपर ट्राइंगुलर भी है। क्यों? अपर ट्राइंगुलर की क्या डेफिनेशन है? मैट्रिक्स स्क्वायर होनी चाहिए है, और डायगोनल से नीचे के सभी एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? जीरो, वो भी हैं। तो दैट इज लोअर एज वेल एज अपर ट्राइंगुलर। लोअर भी है, अपर भी है, डायगोनल भी है, स्केलर भी है। चलो मैं आपसे पूछूं एक एग्जांपल कि ये मैट्रिक्स है हमारे पास 1x1 ऑर्डर की, नल मैट्रिक्स है 1x1 ऑर्डर की। तो एक बार क्लियर करते हैं, क्या ये रो मैट्रिक्स है? क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है? यस, 1x1। दूसरी बात, क्या ये रो मैट्रिक्स है? हाँ है, क्योंकि रो एक है, कॉलम कितने भी हों। क्या ये कॉलम मैट्रिक्स है? बिल्कुल है, क्योंकि कॉलम एक है, रो कितनी भी हों। आगे बढ़ते हैं, क्या ये डायगोनल है? यस, दिस इज 100% डायगोनल। क्यों? स्क्वायर है, यस। नॉन डायगोनल है ही नहीं, बात ही खत्म, ऑब्जेक्शन कुछ होगा ही नहीं। तो इसका मतलब क्या होगा? ये डायगोनल। स्केलर भी है, हाँ, यूनिट नहीं है, यूनिट नहीं है। क्यों? यूनिट में डायगोनल का क्या होना जरूरी है? 1, तो यूनिट नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगर उसी सीक्वेंस को मैं चलाऊं, ट्राइंगुलर, लोअर ट्राइंगुलर, यस, अपर ट्राइंगुलर, यस,
नल मैट्रिक्स तो है। तो बच्चों ये एक मैट्रिक्स स्क्वायर भी है, रो भी है, कॉलम भी है, डायगोनल भी है, स्केलर भी है, यूनिट नहीं है, अपर ट्राइंगुलर भी है, लोअर ट्राइंगुलर भी है, नल मैट्रिक्स तो ये है ही, बात खत्म। तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, बहुत सिंपल है। मैथ जितना आसान है उससे आसान कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैथ ऐसा सब्जेक्ट जो पहले बताता फिर पूछता है। पहले आप लोगों को परिभाषा डेफिनेशन से बताएंगे, फिर वही पूछेंगे। तो बस आपको एक चेकिंग करनी है कि वो जो शर्तें बताई गई हैं क्या वो फुलफिल हो रही है कि नहीं। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो मना कर दीजिए, बात खत्म। चलो खैर कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो मेरी कोशिश है कि मैं कंफ्यूजन दूर कर पाया हूं। फिर भी अगर किसी बच्चे को अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो वो बच्चा बिल्कुल फ्री है मुझसे बात करने के लिए, मुझे कमेंट कर सकता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यू कैन इजीली कॉन्टेक्ट मी बाय कमेंट्स। तो देर इज नो एनी डाउट अबाउट द डायगोनल, स्केलर, ट्रायंगुलर। तो आगे बढ़ते हैं। चलो खैर कोई नहीं, अगर फिर भी किसी को कोई शक है तो वो अपना शक क्लियर कर सकता है। तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चंस के साथ। तो कुछ इक्वालिटी के क्वेश्चंस हैं बच्चों, कुछ कंस्ट्रक्शंस के क्वेश्चंस हैं, और एक ये सिंपल जर्नल अच्छा क्वेश्चन है। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन है, इफ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स, what are the possible order it can have? What if it has 7 elements? सिंपल क्वेश्चन है कि अगर किसी मैट्रिक्स में 18 एलिमेंट्स हैं, 18 एलिमेंट्स हैं, तो उसके कितने पॉसिबल ऑर्डर्स होंगे, कितने मतलब कितनी मैट्रिक्स बनाई जा सकती हैं जिसमें कि 18 एलिमेंट्स हैं। तो बाय डेफिनेशन शेप शुड बी रेक्टेंगुलर, यानी कि 18 एलिमेंट्स को हमें किस में, एक रेक्टेंगुलर शेप में अरेंज करना है। तो क्या करेंगे, टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, टोटल एलिमेंट्स आर 18। इज दैट क्लियर? और देयरफॉर नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स, पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या होंगे, यानी कि अगर आपको कहा जाए कि 18 आइटम्स हैं, उनको रेक्टेंगुलर शेप में अरेंज कीजिए, तो ऑब्वियस सी बात है, तो पहले हम क्या ही करेंगे, एक ही लाइन में 18 के 18 को रख देंगे, शेप तो रेक्टेंगुलर होगी, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, क्या 2 रो बनाई जा सकती हैं? यस। तो कॉलम कितने, 9, एक ये हो गया। क्या 3 रो बनाई जा सकती हैं? बिल्कुल। और 6 क्या बन जाएंगे, कॉलम। अब मैं आपसे पूछूं क्या 4 बनाई जा सकती हैं? तो बच्चों 4 रोज बनने के बाद कॉलम्स कितने बनेंगे, तो 18 तो नहीं आएगा। और शायद आप लोग समझ गए होंगे कि 18 के फैक्टर्स लिख दें, बस बात खत्म। यानी कि 3 × 6, 4 का नहीं बनेगा, 5 का नहीं बनेगा, अब 6 × 3 और 9 × 2 और 18 × 1। तो ये हमारे पास कितनी, 6 मैट्रिक्स ही बनाई जा सकती हैं, जिसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, 18 एलिमेंट्स होंगे। तो पॉसिबल ऑर्डर कितने होंगे, 18 एलिमेंट्स की मैट्रिक्स के पॉसिबल ऑर्डर कितने होंगे, 6। आगे बढ़ते हैं। उसने फिर कहा व्हाट इफ इट हैज 7 एलिमेंट, अगर 7 एलिमेंट्स हो तो पॉसिबल ऑर्डर कितने होंगे, इफ एलिमेंट्स आर 7, तो पॉसिबल ऑर्डर क्या होंगे, देयरफॉर 1 × 7 और 7 × 1, क्योंकि इसके फैक्टर तो 2 ही बनेंगे, 1 × 7 और 7 × 1, क्योंकि 7 इज ए प्राइम नंबर। तो या तो आप 7 एलिमेंट्स को एक रो में ही अरेंज कर पाएंगे, या उन 7 को एक कॉलम में अरेंज कर पाएंगे। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, कोई खास नहीं है, तो आज की हमारी वीडियो छोटी ही रहेगी बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, कंस्ट्रक्शंस के क्वेश्चंस हैं, मींस आपको एक मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करना है। कंस्ट्रक्ट ए 3 × 4 ऑर्डर मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय, यानी कि एक 3/4 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स आपको कंस्ट्रक्ट करनी है जिसके एलिमेंट्स इस फॉर्मूले से दिए गए हैं। तो लेट, क्वेश्चन नंबर सेकंड, हम एक 3 × 4 ऑर्डर की मैट्रिक्स लेट कर लेते हैं। लेट A इज इक्वल टू, मीन्स 3 रोज और 4 कॉलम्स, A11, A12, A13, A14, 4 कॉलम हो गए हैं, क्योंकि 3 × 4 ऑर्डर की मैट्रिक्स के बारे में बात की गई है। तो आगे बढ़ते हैं। सेकंड रो A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34। तो ये हमने एक मैट्रिक्स बनाई। तो उसने कहा हुज
एलिमेंट्स आर गिवन बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, यानी कि इस मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स हैं वो आपको इस फॉर्मूले से फाइंड आउट करने हैं। बहुत आसान है बच्चों, कुछ भी तो नहीं है। यानी कि ये जो आपके सामने 12 एलिमेंट्स हैं, 12 एलिमेंट्स हैं, इन 12 एलिमेंट्स को आप लोग इस फॉर्मूले से निकाल दो, बात खत्म। यानी कि वी हैव, हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या है, ए आई जे इज इक्वल टू 1/2 और -3i प्लस जे, -3i प्लस जे का मॉडुलस। मॉडुलस आप लोग जानते हैं, 2 का मॉडुलस 2, -2 का मॉडुलस भी 2, -3 का मॉडुलस भी 3 मींस जो पॉजिटिव को पॉजिटिव रखे, नेगेटिव को भी पॉजिटिव कर दे। बाकी डिटेल में आप लोगों को रिलेशन फंक्शन के अंदर बताएंगे, डेफिनेशन ऑफ द मॉडुलस फंक्शन। तो फिलहाल हम 12 एलिमेंट्स निकाल रहे हैं। तो A11 यूजिंग दिस फॉर्मूला 1/2 -3i की वैल्यू 1 प्लस j की वैल्यू भी 1, तो बस इसको सोल्व कर देते हैं 1/2। तो ये हमारे पास क्या आएगा, -3 + 1, यानी कि -3 + 1 -2 का मॉडुलस 2 एंड 2/2 1। तो ये हमारे पास A11 आ गया। इसी तरीके से हम क्या भी निकालेंगे, A12 थोड़ी सी स्पीड में निकालते हैं क्योंकि 12 एलिमेंट्स हैं बच्चों, समय ज़्यादा लग जाएगा, आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो 1/2 तो -3 × i की जगह 1 + 2 सोल्व कर देते हैं। यहीं पर -3 + 2 -1 और -1/2 -1 का मॉड 1 यानी कि 1/2। आगे बढ़ते हैं A13 फिर वही 1/3 -3 × 1 + 3। बहुत आसान है, जस्ट वैल्यूज इस फॉर्मूले के अंदर आपको जस्ट वैल्यूज को पुट करके और एलिमेंट्स निकाल देंगे और उन एलिमेंट्स को हम मैट्रिक्स में रख देंगे। बिकॉज क्वेश्चन क्या था, कंस्ट्रक्ट 3x4 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स हमें बनानी थी इस फॉर्मूले को यूज करके, तो वो बन रही है। स्पीड में थोड़ा सा काम कर लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या आएगा, 1/2 तो -3 + 3 0 और 0 का मोड 0 यानी कि 0। ये हमारे पास कितना ही आ गया, 0। आगे बढ़ते हैं A14 तो 1/2 -3 × 1 + 4 मीन्स -3 + 4 + 1 + 1 का मोड 1 यानी कि 1/2 ही रह गया। उसके बाद एक बार मैं यहाँ पर थोड़ा सा ये 1 यहाँ लिख दूँ तो जगह बन जाएगी। आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद फर्स्ट रो के चारों एलिमेंट्स निकल चुके हैं। A21 1/2 मॉड -3 + 2 + 1 मीन्स -3 × 2 -6 -6 + 1 -5 का मॉड +5 मीन्स 5/2। A22 1/2 -3 × 2 + 2 यानी कि -6 + 2 -4 का मॉड 4/2 यानी कि 2। और A23 थोड़ा सा जल्दी करते हैं, -3 × 2 + 3 -6 + 3 -3 का मोड 3 यानी कि 3/2। और लास्ट वन है A24 1/2 -3 × 2 + 4 -6 + 4 -2 का मोड 2 एंड 2/2 यानी कि 1। क्लियर बच्चों। और उसके बाद फिर हम एक बार ये एलिमेंट्स और निकाल दें लास्ट रो के इसी तरीके से। तो A31 1/2 और -3 × 3 + 1 इज इक्वल टू -3 9 -9 + 1 -8 का मोड 8/2 4। और उसके बाद A32 एलिमेंट और निकाल लेते हैं। तो 1/2, बाकी ये क्वेश्चन थोड़ा सा वैसे बोरिंग है, × 3 + 2 यानी कि -9 + 2 -7 7 का मोड 7 मीन्स 7/2। और A33 तो 1/2 अगेन -3 × 3 + 3 -9 + 3 -6 का मॉड 6/2 मीन्स 3। और एक लास्ट एलिमेंट और रह गया है, उसको भी निकाल लेते हैं, मीन्स A34। तो A34 क्या होगा, 1/2 -3 × 3 और +4 यानी कि -9 + 4 -5 का मॉड 5 मीन्स 5/2। तो बच्चों थोड़ा सा बोरिंग था, कोई नहीं है। तो हम लोगों ने ये तमाम एलिमेंट्स फाइंड आउट कर लिए हैं, 12 एलिमेंट्स हमने निकाल लिए हैं। तो बस अब आप लोगों को क्या करना है ये आप जानते हैं कि
इन 12 के 12 एलिमेंट्स को हम कहाँ रख देंगे, मैट्रिक्स में रख देते हैं। देयरफॉर तो हमारे पास जो मैट्रिक्स आएगी 1 और 1/2 और 0 और 1/2। कहीं कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ हो तो देख लेना बच्चों, कोई ऐसी इसमें कोई खास प्रॉब्लम है नहीं। 5/2 और 2, 3/2, 1। नेक्स्ट है 4 और 7/2 और 3 और 5/2। मेरे ख्याल से इजी है, कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, तो आप लोग इजीली कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। और बिल्कुल इसी तरीके से हमारे पास ये सेकंड पार्ट है, बस इसमें फॉर्मूला क्या बन गया, 2i - j। जैसे कि मैं बात करूं कि a11 निकालना है तो i की वैल्यू कितनी 1, j की वैल्यू कितनी 1, फिर a12 निकालना है, तो इस तरीके से रखते जाएंगे। अगेन हमें 12 एलिमेंट्स मिल जाएंगे, एलिमेंट्स को प्लेस कर देंगे, दैट इज द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स। आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से फाइंड द वैल्यूज, मीन्स अब इक्वालिटी के क्वेश्चन आ गए हैं बच्चों। तो हम लोगों ने ये पढ़ लिया था, डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं कि दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगी, या दो मैट्रिक्स इक्वल है तो कब, जब उनका ऑर्डर भी सेम होगा और उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम होंगे। तो मैं बात कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट फर्स्ट। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y एंड z फॉर द फॉलोइंग। ध्यान से, तो x + y 2, 5 + z एंड x into y इज इक्वल टू 6, 2, 5, 8। तो ऑब्वियसली बात है दोनों मैट्रिक्स क्या हैं, इक्वल हैं। तो कंपेयरिंग द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कंपेयर करते हैं, तो देखते हैं क्या होगा। x + y इज इक्वल टू 6 और 5 + z इज इक्वल टू 5 और x into y इज इक्वल टू 8। आई थिंक वेरी सिंपल। तो यहाँ से हमारे पास z की वैल्यू तो कितनी ही आ गई, 5 - 5 यानी कि 0। तो z हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया। आगे बढ़ते हैं, अब हमारे पास ये दो इक्वेशंस हैं, तो बहुत आसान है। तो एक काम कर लेते हैं कि यहाँ से मैं y की वैल्यू निकाल लेता हूँ, इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं। तो y हमारे पास कितना आ गया, 6 - x। तो इस y की वैल्यू को वहां पुट कर देते हैं, यानी कि x into 6 - x इज इक्वल टू 8। वेरी सिंपल। तो अब क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, 6x - x² इज इक्वल टू 8। तो बच्चों अब हमारे पास क्या एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। इन दोनों टर्म्स को मैं उधर ले जाऊं तो ये हमारे पास क्या आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसमें तो आप लोग पारंगत हैं, बिल्कुल एक्सपर्ट हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन 9th 10th में आप लोगों ने बड़ी पढ़ी है। तो इसके क्या बन गए, फैक्टर बन गए 4 और 2। इज दैट क्लियर, +8 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास फैक्टर आ गए हैं x - 4 और x - 2 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू 2। वेरी सिंपल। तो अब इन x की इन वैल्यूज की हेल्प से हम यहाँ पर y की वैल्यू निकालेंगे। तो when x इज इक्वल टू 4 तो y कितना, 6 - 4 यानी कि 2, ठीक है। और when x इज इक्वल टू 2 तो y कितना, 6 - 2 यानी कि 4। देयरफॉर सॉल्यूशन मीन्स x, y, z की वैल्यूज क्या आ गई, z तो कितना ही आ गया 0 और x कितना 2, तो y कितना 4 और x कितना 4 तो y कितना 2। तो ये हमारे पास x, y, z की वैल्यूज आ गई। बहुत आसान है। देखो बच्चों, हम मेरी कोशिश रहेगी कि मैं हर वीडियो के अंदर आप लोगों को कुछ अलग बात जरूर बताऊं। तो आज देखते हैं, एक तो हमने वीडियो के स्टार्टिंग में ही डायगोनल, स्केलर के बारे में, ट्रायंगुलर के बारे में कन्फ्यूजन था कई बच्चों को, वो दूर किया है। और एक अब इक्वालिटी से रिलेटेड एक नई बात हम देखेंगे, तो मैं इसको हटा दूं यहाँ से। तो 3rd क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट आप लोग कर सकते हैं, वैसे चलो कोई नहीं, हम यहाँ पर भी कर लेते हैं। तो देखते रहेंगे लगातार। तो एक दो बच्चे ने कमेंट भी किया है भाई बच्चों कि और भी वीडियोज थोड़ी सी जल्दी अपलोड करें।
तो बच्चों ये देखो आप लोगों के रिस्पॉन्स के ऊपर बात रहेगी कि आप लोगों का कितना रिस्पॉन्स आता है, क्योंकि आप लोगों के रिस्पॉन्स से हमें मोटिवेशन मिलेगा। तो जितना अच्छा रिस्पॉन्स आएगा, जितने ज़्यादा व्यूवर्स होंगे, तो उतना ही जल्दी हमें भी मोटिवेशन मिलेगा ज़्यादा वीडियोज अपलोड करने का। तो खैर कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन सेकंड पार्ट, तो क्या होगा ध्यान से। तो देखो कई बार इस क्वेश्चन में कुछ खास बात नहीं है, बस एक अजीब सा धोखा हो जाता है। एक्चुअल में इसका ऑर्डर है हमारे पास 3x1। 3x1 मीन्स ये एक एलिमेंट है बच्चों, दिस इज ओनली सिंगल एलिमेंट। तो रोज तो 3 हैं, कॉलम एक ही है। तो कई बार हो जाता है, वैसे बस कंफ्यूजन हो जाता है, कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। अगेन कंपेयरिंग द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कंपेयर करते हैं फिर से। तो क्या होगा, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9, x प्लस जेड इज इक्वल टू 5 एंड y प्लस जेड इज इक्वल टू 7। और देखो कैलकुलेशन आप लोगों की जितनी ट्रिकी होगी कैलकुलेशन, उतना ज़्यादा अच्छा होगा। अब शायद देखो यहाँ पर ये सारी बातें आप लोगों के ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप लोग कैलकुलेशन किस एंगल से करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करने लग जाए बच्चा, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे कि मेरे पास सीधी y प्लस जेड की वैल्यू 7 है, तो मैं इस इक्वेशन में इसको नाम 1 दे देते हैं, इसको 2, इसको 3। तो इक्वेशन नंबर 3 की हेल्प से मैं सीधे y प्लस जेड की वैल्यू ही यहाँ पर रख दूं, x प्लस 7 इक्वल टू 9, तो x इज इक्वल टू 9 माइनस 7 यानी कि 2। अब x आ गया, तो बच्चों x आ गया तो इसमें पुट कर देते हैं, यानी कि x कितना है 2 प्लस जेड इज इक्वल टू 5, तो z हमारे पास आ गया 5 माइनस 2 यानी कि 3। आगे बढ़ते हैं, अब z आ गया, z को यहाँ रख देते हैं, y प्लस 3 इज इक्वल टू 7 मीन्स y इज इक्वल टू 7 माइनस 3, 4 आ गया। तो ये y की वैल्यू आ गई, ये z की वैल्यू आ गई, ये x की वैल्यू आ गई। कई बार कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, तो आप लोग इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं कि पहला एलिमेंट कितना 9, तो क्या इन तीनों का सम 9 है? यस, 4 प्लस 3 7 प्लस 2 9। अब x और z को ऐड करके देख सकते हैं, तो यू कैन वेरीफाई। काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे होते हैं मैथमेटिक्स के अंदर, काफ़ी क्या लगभग होते हैं जिनको हम वेरीफाई इजीली कर सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हुआ। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 4 दैट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ध्यान से देखते रहेंगे, बहुत ध्यान से। ये वो बात है कि जो हम डिस्कस करना चाहते हैं कि क्वेश्चन क्या है, आर देयर एग्जिस्ट एनी वैल्यूज ऑफ x एंड y फॉर विच दीज मैट्रिसेस आर इक्वल। क्या x और y की कोई भी ऐसी वैल्यूज होंगी, कोई भी ऐसी वैल्यूज होंगी कि जिसकी वजह से x ये दोनों की दोनों मैट्रिक्स क्या हों, इक्वल हों। तो ध्यान से क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से, तो 3x प्लस 7 5 y प्लस 1 और 2 माइनस 3x इज इक्वल टू 0 y माइनस 2 8 4। इक्वल दे नहीं रखे, हमने मान लिए लेट इफ पॉसिबल, मान लीजिए कि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं। अब दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं तो हम एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालने, एक्स वाई की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। तो कोशिश करेंगे तो हम कंपेयर करेंगे इसको, यानी कि 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब मैं यहां से कंपेयर करूं, 5 इज इक्वल टू वाई माइनस 2, ठीक है। यहां से कंपेयर करेंगे y प्लस 1 इज इक्वल टू 8, ओके। यहां से करेंगे 2 माइनस 3x इज इक्वल टू 4। तो अब x y की वैल्यूज निकालते हैं, तो देखते हैं क्या होगा। अगर मैंने यहां से x की वैल्यू निकाली तो हमारे पास कितनी आई, -7/3। और बच्चों अगर हमने यहां से वैल्यू निकाली है, यानी कि -3x इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू, तो ये तो संभव नहीं है ना कि एक ही मैट्रिक्स में x की ही ये वैल्यू तो केवल इसको सेटिस्फाई करेगी, ये वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी, ये वैल्यू यहां तो सेटिस्फाई नहीं कर रही। दैट्स व्हाई दिस इज नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है। यानी कि मैट्रिक्स इक्वेशन के अंदर हमारे पास जो x की वैल्यू आएगी या जो y की वैल्यू आएगी, वो हम कहीं से भी कंपेयर करेंगे
तो वो सेम आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि यहां से निकाली तो और कुछ आई, यहां से निकाली तो और कुछ आई, ये पॉसिबल नहीं होगा। मान लीजिए, मान लो हमने कह दिया जी क्यों नहीं होगा पॉसिबल, ये भी आ गई, ये भी आ गई, चलो मैंने आपकी बात मान ली, तो मैंने कहा ये पॉसिबल है मान लो, तो इसको यहां रखा तो ठीक है, सेटिस्फाई हो गया। अब ऐसा थोड़ी ना है कि आधी जगह में ये रखूंगा, आधी जगह ये रखूंगा, ऐसे थोड़ी ना होगा। तो यहां पर क्या होगा कि ये यहां रखी, चलो ठीक है, वेरीफाई हो गई, कंपेयर किया, इक्वल आ गई, लेकिन यहां रखेंगे तो नहीं आई ना, तो नॉट पॉसिबल। और y की भी देखना चाहो तो देख दो, बाकी x की तो नॉट पॉसिबल हो गई। y की हमारे पास क्या होगी, 2 उधर चला जाएगा 7, और y, हाँ y पॉसिबल है, y की तो वैल्यू 7 आ सकती है, लेकिन जब x की ही नहीं आई तो ये दोनों मैट्रिक्स, तो आवर पोजीशन इज रॉन्ग, आवर पोजीशन इज रॉन्ग। व्हाट डज इट मीन, there does not exist any value of x for which given matrices are equal, means x की ऐसी कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी जिसकी वजह से ये दोनों मैट्रिक्स क्या हो जाएं, इक्वल हो जाए। नॉट पॉसिबल, नो, दिस इक्वेशन इज नॉट पॉसिबल। तो अच्छा क्वेश्चन है, टेक्निकल क्वेश्चन है ये, ध्यान से, तो इन बातों का आप लोगों को पता होना चाहिए। इसी तरह का मैं एक क्वेश्चन और करता हूं, ध्यान से देखते रहेंगे। इसी तरह का एक और करते हैं, देखेंगे, ताकि और आप लोगों का कोई कंफ्यूजन हो तो वो दूर हो जाए। जैसे कि मैं ये बुक में से एक क्वेश्चन उठा रहा हूं, 2x + 1 2x + 1 3y, या ले लेते हैं 2x, हाँ यही है, 2y 0 और y² + 1 इज इक्वल टू x + 3 0 और 10 और 0 और 26। तो क्वेश्चन यही है बच्चों, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y, सेम क्वेश्चन है। तो ध्यान से देखेंगे, एक बार और डिस्कस हो जाएगा थोड़ा सा, तो ध्यान से सुनना। देखो इसमें एक्चुअल में क्या है, उसने फिर से हमसे यही पूछा है, यहां पर मैंने नहीं लिखा। तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y फॉर विच द मैट्रिक्स आर इक्वल। तो ध्यान से, अगेन कंपेयरिंग द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कंपेयर करते हैं। तो ध्यान से देखते रहेंगे। तो क्या है, 2x + 1 इज इक्वल टू x + 3, उसके बाद 2y इज इक्वल टू 10। देखो ऐसा नहीं होगा, एक और बात मैं क्लियर कर दूं, बोले जी हमें तो x और y निकालना है, तो ये कंपेयर कर दिया, ठीक है, और इसको कंपेयर कर देते हैं, इसको करने की जरूरत नहीं, ऐसा ना करना। अगर आपके पास सभी एलिमेंट्स में, जिन जिन एलिमेंट्स में x और y उन सबको कंपेयर करना पड़ेगा, बोले जी उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद देखते हैं क्या करेंगे। तो 2y यहां पर भी, इसको भी कंपेयर करो, और y यहां पर भी है तो इसको भी कंपेयर करेंगे, मींस y² + 1 = 26। ध्यान से, तो हाँ 2x - x, x इज इक्वल टू 3 - 1 2। तो यहां से कंपेयर किया मैंने, वैल्यू x की 2 आ गई, ठीक है, खैर और कहीं तो x है ही नहीं, तो x तो ठीक है, 2 ही आ गया। उसके बाद y की वैल्यू यहां से निकाली हमने, तो कितनी आई बच्चों, कितनी, 10/2 मीन्स 5। तो जल्दबाजी मत करना, आंसर को डिक्लेयर मत कर देना कि हमारा y तो 5 ही आ गया, बात खत्म, ऐसे नहीं होगा। अब यहां से भी निकालते हैं वैल्यू, तो y² + 1 इज इक्वल टू 26, y² इज इक्वल टू 26 - 1 यानी कि 25। तो y कितना आ गया, +-5। अब ध्यान से, बहुत ध्यान से, अब आपका आंसर ये नहीं होगा कि x की वैल्यू 2 आ गई है जी और y की वैल्यू +-5 आ गई है, ऐसा नहीं है। ध्यान से, अब y की वैल्यू यहां से 5 आई है और यहां से +-5 आई है, तो इन दोनों वैल्यूज का जो इंटरसेक्शन होगा, मीन्स दोनों में जो कॉमन वैल्यू होगी, दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 5, क्योंकि y की 5 ऐसी वैल्यू है जो इसको भी सेटिस्फाई करेगी और इस कंपैरिजन को भी सेटिस्फाई करेगी। इज दैट क्लियर? -5 इज नॉट योर आंसर। आर यू गेटिंग? अब मान लीजिए जैसे कि पिछला क्वेश्चन था, उसी के साथ मैंने ये क्वेश्चन इसीलिए करवाया ताकि एक और प्रैक्टिस हो जाए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इश्यू।
कि मान लीजिए यहां पर वैल्यू y की 4 आ जाए और यहां पर वैल्यू आ जाए +-5, तो पीछे वाला ये आंसर होता, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी वैल्यू ऑफ y फॉर विच द गिवन मैट्रिसेस आर इक्वल। तो ये ध्यान रखेंगे कि इक्वालिटी के अंदर हम किसी भी वेरिएबल की जब वैल्यूज निकालेंगे x y z वगैरह की, तो जितने भी एलिमेंट्स में वो वेरिएबल होगा उन सभी को पहले कंपेयर करेंगे और वैल्यू जो सभी से सेम आएगी दैट इज योर आंसर। बी केयरफुल, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात बच्चों, तो इसको लाइटली मत लेना। कई बार बच्चे इसमें गड़बड़ कर देते हैं कि एक ही जगह से कंपेयर करके आंसर निकाल देंगे, तो वो गलत होगा, नंबर कट जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो क्या है लास्ट क्वेश्चन, क्या है, हाउ मेनी मैट्रिसेस आर पॉसिबल ऑफ ऑर्डर 3x3 विद ईच एंट्री 0 और 1। क्वेश्चन ये है कि 3x3 ऑर्डर की कितनी मैट्रिक्स पॉसिबल होंगी जिनकी सभी एंट्रीज या तो 0 होगी या 1 होगी। तो क्वेश्चन नंबर 5, तो बच्चों इस क्वेश्चन को करने से पहले एक बार हम +1 क्लास में चलते हैं। वहां पर आप लोगों ने पढ़ा था फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग 7th चैप्टर हुआ करता, वो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के अंदर पहली एक्सरसाइज थी फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो ये +1 का एक टॉपिक था। उसमें क्या था एक्चुअल में कि किसी एक टास्क को करने के अगर हमारे पास कितने तरीके हों, m वेज, ठीक है, फर्स्ट टास्क को परफॉर्म करने के तरीके, ठीक है, सेकंड टास्क को परफॉर्म करने के तरीके n हों। तो कंसेप्ट था फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के फिर दोनों टास्क परफॉर्म करने के तरीके, दोनों टास्क को साइमल्टेनियसली परफॉर्म करने के तरीके m × n वेज। इज दैट क्लियर? तो ये दैट इज द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। इज दैट क्लियर? मीन्स एक टास्क को करने के m तरीके, दूसरे टास्क को करने के n तरीके, तो दोनों टास्क को करने के m × n वेज। तो इस बात को हम, इस प्रिंसिपल को अगर जनरलाइज कर दें, मीन्स एक टास्क को करने के m तरीके, दूसरे टास्क को करने के n तरीके, तीसरे टास्क को करने के p तरीके, q तरीके, तो उन सभी के क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। आर यू गेटिंग? मेरे ख्याल से आप लोगों को याद आ गया होगा, नहीं आया तो मैंने बता दिया। अब इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 5th क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी मैट्रिसेस आर पॉसिबल ऑफ ऑर्डर 3x3 विद ईच एंट्री 0 और 1। यानी कि 0 और 1 हर एक एंट्री हो अगर किसी मैट्रिक्स की जिसका ऑर्डर कितना हो 3x3, तो कितनी मैट्रिक्स होंगी? तो ऑब्वियस सी बात है बच्चों, 3x3 ऑर्डर की जो मैट्रिक्स होंगी तो उसमें आप लोगों को कितने टास्क परफॉर्म करने हैं? एक तरह से 9 जगहों को भरना है, 9 जगहों को, यानी कि 9 टास्क हैं एक तरह से। ये पहला टास्क, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां और 9वां। और हर टास्क को परफॉर्म करने के कितने तरीके हैं? 2। यानी कि इस जगह को भरने के कितने तरीके? 2, या तो 0 और या 1। क्यों? कि उसने कहा है कि विद ईच एंट्री 0 और 1, यानी कि इस जगह को हम कितनी तरीकों से भर सकते हैं? 2 तरीकों से, या तो 0 ही आएगा या 1 ही आएगा। आगे बढ़ते हैं, इस जगह को भी भरने के कितने तरीके? 2, या तो 0 या 1। और अब आप लोग समझ गए होंगे, इस प्लेस को भी फिल करने के तरीके 2, इसके भी 2, इसके भी 2 और 2, और इनके भी 2 तरीके हैं। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 9 जगह हैं। 9 जगहों को, हर एक जगह को भरने के 2 ही तरीके हैं, या तो 0 आएगा या 1 आएगा। मीन्स आपके पास 9 टास्क थे। तो बाय यूजिंग द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग,
फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का यूज करते हुए हमारे पास इस मैट्रिक्स के अंदर 9 जगहों को फिल करने के टोटल तरीके हो गए। 2 into 2 into 2 into 2 हाउ मेनी टाइम्स? 9 टाइम्स, मीन्स 2 raised to the power 9 मीन्स 512। तो 512 ऐसे मैट्रिक्स बनाई जा सकती हैं जिसकी हर एक एंट्री या तो 0 होगी या 1 होगी। इज दैट क्लियर? तो बच्चों ये कुछ क्वेश्चंस थे, तो आज बस इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं, मींस ऑपरेशंस ऑन द मैट्रिसेस, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड द मल्टीप्लिकेशन, और उनकी प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। तो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, बस आप लोग हमारे साथ यूं ही जुड़े रहें और मेहनत करते रहें। कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा लेट है वो कवर कर लेंगे, डोंट गेट पैनिक, ज़्यादा परेशान ना हो। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, मिलते हैं फिर, बाय बाय।